आज हम वीकेजी मेटलर्जी में लेक्चर 4 मटेरियल साइंस का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये टॉपिक देखेंगे। इसका हम लोग एक पार्ट ही देखेंगे आज। तो इसमें सॉलिड्स जो रहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड्स वो होते हैं जिनका फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, जिनके पार्टिकल के बीच में इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स को आगे क्लासीफाई करें तो क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनका डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, मेटल्स वगैरह सब इसमें आते हैं। ये इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में इनका जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो अलग अलग होती है। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज होते हैं, ग्लास, वैक्स इसके एग्जांपल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी एक रेंज में होता है, फिक्स नहीं होता है। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो सेम होती है। अब आ गया है डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी भी मटेरियल में जब फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स उसके जो है डायमेंशंस को चेंज करने की कोशिश करेगा, उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। लेकिन वो फोर्स जिसके कारण पार्टिकल रिकवर करने की कोशिश करता है उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं हम लोग। जब कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो मटेरियल जो है वापस रिकवर कर जाता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। और मटेरियल अगर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा तो उसको प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे हम लोग। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल जो है वापस रिकवर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल जो है परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है उसको हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल हो सकते हैं, स्टील, क्वार्ट्ज, ये सब इलास्टिक मटेरियल होते हैं। डो या वेट सॉइल जो रहता है ये प्लास्टिक मटेरियल के एग्जांपल होते हैं। अब आगे आते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब किसी भी मटेरियल में यूनिट एरिया में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे। इसको सिग्मा से शो करते हैं। इसका जो टाइप होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जो किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। टेंसाइल और कंप्रेसिव हो सकता है। फिर उसके रहता है शियर स्ट्रेस, जो किसी भी सरफेस को टच करते हुए जो स्ट्रेस लगेगा उसको हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे। आगे आते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब किसी भी मटेरियल के डायमेंशन में कितना चेंज हुआ और उसका ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लंबाई के लिए होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ये रेशियो को बोलते हैं। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। शियर स्ट्रेन मतलब यहाँ पे जब कभी मटेरियल पे शियर स्ट्रेस लगता है तो उस मटेरियल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, उस एंगल को हम लोग शियर स्ट्रेन बोलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेस इस रेशियो के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, पहले तो हम लोग देखते हैं इलास्टिक लिमिट। जब कभी भी मटेरियल पे जब हम लोग जो है स्ट्रेस लगाएंगे तो जिस स्ट्रेस तक मटेरियल जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रहती है मटेरियल में उसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक लॉ काम करता है, हुक्स लॉ। ये बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इसके हिसाब से स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो यहाँ कांस्टेंट लगा लेते हैं जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिंपली एक रेशियो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, मेगा पास्कल भी होता है। फिर आगे आते हैं यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप है ये। यंग्स मॉडुलस मतलब किसी भी मटेरियल पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और कितना उसका लंबाई में के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ है उसको हम लोग जो बोलेंगे यंग्स मॉडुलस बोलेंगे इस रेशियो को। बुल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो फ्लूइड में काम करेगा उसमें बुल्क मॉडुलस बोलेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो यहाँ पे शियर स्ट्रेस और कितना शियर स्ट्रेन हुआ मटेरियल में उस रेशियो को हम लोग जो बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसको इंटरप्रेट करना है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ऑब्टेन करने के लिए एक टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन होता है। उस स्पेसिमेन में स्ट्रेस लगाया जाता है, एक विशेष मशीन होती है जिसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। और वहाँ पे जो कितना स्ट्रेन पैदा हुआ उसको हम लोग पता लगाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेन और कितना स्ट्रेस लगा उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इस ग्राफ को ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। इसमें जो कुछ प्रमुख पॉइंट्स होते हैं, जैसे पहला पॉइंट जो रहता है पी पॉइंट, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ तक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब यहाँ तक जो हुक्स लॉ वैलिड होता है। फिर उसके बाद एक इलास्टिक लिमिट आता है, यहाँ तक मटेरियल में जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मटेरियल का जो है 0.2% डिफॉर्मेशन हो जाता है और मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग यील्ड स्ट्रेस बोल सकते हैं या यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। और आगे हम लोग स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो हमारा स्पेसिमेन रहता है उसमें बीच में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है सडनली, उसको नेकिंग बोलते हैं। जिस पॉइंट पर नेकिंग होता है मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल सहन कर सकता है, इसको हम लोग जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं या यूटीएस बोलते हैं। और आगे जो है अगर हम लोग स्ट्रेस को नहीं भी बढ़ाएंगे तो मटेरियल जो रहेगा वो धीरे धीरे जाके यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे जाके फेल हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। अब अगर हम लोग
यहाँ पे आगे आए तो हम लोग स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें तो स्टील में जहाँ यील्ड पॉइंट होता है यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो है अप डाउन मिलता है हम लोग को स्ट्रेस में और स्ट्रेन के बीच में। इस पॉइंट को हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग यील्ड पॉइंट फेनोमेनन बोलते हैं, यील्ड पॉइंट फेनोमेनन बोलते हैं स्टील में। फिर और आगे हम लोग देखें तो जो डक्टाइल मटेरियल रहते हैं जैसे कॉपर है तो उसके लिए ग्राफ इस प्रकार का आता है, मतलब उसमें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मिल जाता है कम स्ट्रेस की वैल्यू पे ही उसकी डक्टिलिटी को शो करता है। और कास्ट आयरन देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होगा, उसके पहले ही मटेरियल जो है फेल हो जाएगा कास्ट आयरन में। अब इस ग्राफ से हमको और क्या जानकारी मिलती है, इस ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो हमको मटेरियल का टफनेस बताएगा, मतलब जब इम्पैक्ट लोड लगाएंगे तो मटेरियल जो है कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो टफनेस के बारे में बताएगा हमको ये जो एरिया रहता है। इससे इस ग्राफ से हम लोग जो है मटेरियल को जब हम लोग इसके आगे स्ट्रेस लगाते हैं तो मटेरियल कितना जो है स्ट्रांग हो जाता है उसको भी पता लगा सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, वो भी हमको इस ग्राफ से पता चल सकता है। तो इसलिए जो है हमारा किसी प्रकार से जो मैकेनिकल जो वर्किंग हो रहा है या हम लोग किसी भी जो स्ट्रक्चरल कुछ लोड वगैरह लगा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को कितना लोड लगाना है, कितना स्ट्रेस पे काम करना है, वो सब के लिए ये जो डायग्राम जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट